बीजेपी पंजाब में कई प्रयोग कर चुकी है कि उसने दलित नेता को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हिंदू नेता को भी बनाया। और क्या ये जट सिख वाला कदम जो है ये सफलता दिलवाएगा, तुरप का इक्का साबित होगा? यही तो पार्टी है जो परिवारवाद में नहीं करती। आप कांग्रेस ले लीजिए, परिवारवाद किसी की बारी नहीं आएगी। राष्ट्रीय जनता दल ले लीजिए, परिवारवाद, लालू प्रसाद यादव जी आएंगे। समाजवादी पार्टी ले लीजिए तो वो मुलायम सिंह जी का परिवार में ही टिकट ही उनको मिलता है, जो परिवार का कोई बेटा, कोई बेटी, कोई और। एक भाजपा है जहाँ कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री है, कार्यकर्ता को ही दायित्व दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में 2 विधायक से सरकार बनाने का सफर इस बार हो सकता है? क्या मुफीद समय है? भाजपा जो है उसका बहुत समर्पण रहा पंजाब के लिए, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या कोई विशेष पैकेज या चुनाव से पहले कुछ ऐसी घोषणाएं पंजाब के लिए भी हो सकती हैं, जैसा बिहार के लिए या फिर बंगाल के समय की गई? पंजाब में एक भी आईआईटी नहीं था। आईआईटी कौन लेके आया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो लेके आई भाजपा। पहली बार पंजाब में 2014 के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कौन लेके आया? भाजपा। पहली बार पंजाब में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कौन लेके आया? भाजपा। पहली बार पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन लेके आया? भाजपा। घर घर तक हमने मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाए, घर घर तक आज सड़क निर्माण हुआ। आज वंदे भारत ट्रेन पंजाब में चल रही है। मैं कह सकता हूँ झूठा प्रचार हमारे विरोधी करते हैं कि कारण ये है कि वो कुछ खुद नहीं कर पाए। भाजपा को क्या लगता है कि मान सरकार ने जो कहा था वो उसमें उसे पूरा करने में किस हद तक कामयाब रहे, और 10 में से अगर नंबर देने हो तो कितने दें? मैं तो 0 भी नहीं देना चाहता। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि पंजाब में नशे के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की, बहुत घर दौड़े और गिरफ्तारियां की, जब्ती भी की, और नशा जो है वो पंजाब बॉर्डर पार से आता है। तो उनका ये कहना है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी तो बीएसएफ के पास है, बीएसएफ इस मामले में क्या कर रही है? बीएसएफ को बढ़ाया इसलिए सीमा ताकि पंजाब पुलिस को असिस्ट करे और इसको रोके। इन्होंने उसका विरोध किया। ये 50 किलोमीटर क्यों किया? जब भी केंद्र कोई पंजाब में सुधार कार्य करता है, ये कहते हैं जी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उस लेवल के ऊपर सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज पंजाब में जो नशा माफिया है, घर घर तक नशे की पाइपलाइन, ये तो शब्द ही पहली बार सुना। पानी की पाइपलाइन सुना था, गैस की पाइपलाइन सुना था, अब बात यह की जाती है नशे की पाइपलाइन। एक प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां पे माफिया राज हुआ करता था। जब वो मुलायम सिंह जी या बहन मायावती जी थी, योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आए, तो इतने भयभीत हो गए अपराधी कि यहाँ तो भूमि के नीचे चले गए पाताल में, तो यहाँ वो ऊपर चले गए या भाग गए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और उत्तम हिंदू में आज हम एक और खास मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे। आज हमारे साथ जो राजनीतिक शख्स हैं वो गुरु की नगरी यानी अमृतसर के मेयर भी रह चुके हैं, उसके बाद राज्यसभा सांसद भी रहे और उसके बाद बीजेपी की पंजाब में कमान भी संभाली। जी हाँ, अब तक तो आप पहचान गए होंगे कि हमारे साथ पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्वेत मलिक जी हैं। श्वेत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तम हिंदू में। नमस्कार, और उत्तम हिंदू की सारे परिवार को भी, और खासकर इरविन खन्ना जी बड़े भाई और आदरणीय श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेत जी, बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी अभी बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए और बीजेपी ने इस बार जट सिख को कमान सौंपी। बीजेपी पंजाब में कई प्रयोग कर चुकी है कि उसने दलित नेता को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हिंदू नेता को भी बनाया, और ये कहा जाता था कि बीजेपी हिंदुत्व को वहां मजबूत करना चाहती है। और लेकिन क्या लगता है कि अब बीजेपी को क्या जरूरत महसूस हुई, और क्या ये जट सिख वाला कदम जो है ये सफलता दिलवाएगा, तुरप का इक्का साबित होगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म, जाति, संप्रदाय के ऊपर कोई भी जो है राजनीति नहीं करती है। तो केवल ढिल्लों जी
का जो एक पृष्ठभूमि रही कि वो विधायक भी रहे, वो लंबे समय से राजनीति में है, बड़े सुलझे हुए हैं और एक सफल बिजनेसमैन और सफल राजनीतिक व्यक्तित्व रहे। तो इसमें उनकी धर्म की या किसी प्रकार की कोई ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है जी। अच्छा, तो आई मस्ट क्लैरिफाई, वो एक अच्छे व्यक्तित्व को, और हमारे यहाँ तो अधिक कारक होता है कि अधिकारी, हमें जो सिखाया गया, हमारा मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो वहां ये कहा गया कि अधिकारी कोई ऑफिसर नहीं है, अधिकारी का मतलब है अधिक कार्य। तो उसमें एक, जैसे मुझे दायित्व दिया गया और भी मेरे जो सहयोगी या मेरे कुछ वरिष्ठ हमारे नेता थे, उनको भी ये सौभाग्य मिला पंजाब भाजपा अध्यक्ष बनने का, वैसे ही केवल जी अब बने हैं, पहले सुनील जाखड़ जी बने, तो इसमें किसी प्रकार का कुछ समीकरण या कुछ चुनाव रणनीति नहीं है। ये एक जो हमारी हाई कमांड है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे चाणक्य, मैं तो कहता हूं उनको, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और वरिष्ठ लोग, वो बड़ा सोच समझ के हमेशा चयन करते हैं और मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि इन सबके साथ मुझे निकटता से काम करने का काम मिला। एक यही तो पार्टी है जो परिवारवाद में नहीं जाती। मैं आपको सिंपल बताऊंगा जी, आप कांग्रेस ले लीजिए, परिवारवाद किसी की बारी नहीं आएगी। आप राष्ट्रीय जनता दल ले लीजिए, परिवारवाद, लालू प्रसाद यादव जी आएंगे। समाजवादी पार्टी ले लीजिए तो वो मुलायम सिंह जी का परिवार में ही सारे ही उनके जितने चोजन रिप्रेजेंटेटिव टिकट ही उनको मिलता है, जो परिवार का कोई बेटा, कोई बेटी, कोई और। ऐसे ही आप जो ये ममता बनर्जी देख लीजिए कि आज उनका क्यों वहां विनाश हुआ, क्योंकि अभिषेक अपने भतीजे को आगे कर दिया। तो वरिष्ठ नेता जो है वो एकदम, उन्होंने कहा कि जब ये लड़का है आपका रिश्तेदार है, इस करके आपने बनाया। एक भाजपा है जहां कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री है, कार्यकर्ता को ही दायित्व दिया जाता है। सो ये हमारा पार्टी विद डिफरेंस है कि यहाँ कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। तो जो पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता है वो भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इस बार बीजेपी का बंगाल जीतना, बहुत पुरानी बीजेपी की ये इच्छा थी कि बीजेपी क्या जनसंघ के जमाने से कि बंगाल कभी बीजेपी जनसंघ जीते, वहां पर इतना लंबा लेफ्ट का शासन रहा, टीएमसी का रहा, उसके बाद बीजेपी वहां इस बार जीत गई और जीती भी तो ऐतिहासिक जीती। क्या आपको लगता है कि पंजाब में 2 विधायक से सरकार बनाने का सफर इस बार हो सकता है? क्या मुफीद समय है? एक तो यादव जी मैं आपको क्लियर करूंगा कि पंजाब में हमने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है कि जब हम अलायंस में थे, बिल्कुल, वो तो 23 में से 19 विधायक भाजपा के जीते थे जी। 23 सीट्स पे हमने कॉन्टेस्ट किया था, तो हमारे 19 विधायक भी रहे हैं। तो भाजपा जो है उसका बहुत समर्पण रहा पंजाब के लिए, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनका जो पंजाब के लिए समर्पण रहा। कि आप देखिए कि 84 के हम दिल्ली में आज बैठे हैं जी, तो 84 के रॉयट्स, जो मैं विद्यार्थी था और यहाँ आया हुआ था, मैंने देखा कि कैसे हिंदू परिवारों ने सिख बंधुओं को अपने घरों में रख के बचाया, कैसा तांडव हुआ वहां पे उस टाइम अत्याचार का, और कैसे जिंदा लोग जलाए गए। तो उस स्तर पे कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस नेता इन्वॉल्व थे, उन्होंने इंक्वायरी भी बंद कर दी, और बाद में मोदी जी आए, उन्होंने एसआईटी बनाई, उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी करवाई, तो कांग्रेसी नेता जो है वो जेल की यात्रा हुई और एक्सपोज हुए कि कांग्रेस ने वो किया। अब जो साहिबजादे हैं हमारे, किसी ने उनकी यादगार नहीं, वीर बाल दिवस, और उसके लिए भी उन्होंने कई विद्वानों से राय ली कि क्या नाम दे, तो तब वीर बाल दिवस नाम दिया। अब करतारपुर साहब, क्योंकि कुछ कारण हुए कि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो एक बहुत ही नकारात्मक सोच रखने वाला पड़ोसी है। हम तो मित्रता के लिए गए, अटल जी भी बस लेके मित्रता करने गए, और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यक्रम में जो उनका निश्चित नहीं था, नवाज शरीफ जी को बधाई देने उनके एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए, एक गुड मैसेज देने के लिए, तो उसके बदले में क्या मिला? हमें कारगिल मिल गया।
उसके बदले में हमें उड़ी मिल गया, उसके बदले में हमें पुलवामा मिल गया, उसके बदले में हमें पहलगाम मिल गया। तो वो ऐसा पड़ोसी होने के कारण आज वो वहां बंद है। अदरवाइज प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां वो एक ऐतिहासिक काम किया कि जहां 70 वर्ष की मांग थी, दरबार साहब के ऊपर जो लंगर के ऊपर से जीएसटी को हटाना, वो प्रमुख मांग थी। गुरु नानक देव जी के 550 वर्षीय जो थे, उसमें उनके जो जो स्थान थे वहां पे, जैसे सुल्तानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया, ऐसे ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में उनकी चेयर स्थापित की। गुरु नानक देव जी ने काफी प्रवास किया था, काफी वो गए थे अलग अलग देशों में। तो मोदी जी ने उनकी जो शिक्षा थी या उनकी बानी थी, उसका हर देश की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाई, ताकि उनके जो विचारधारा थी वो सब पढ़ सके। तो ऐसे ही गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल जो आए, तो उनका बहुत शान शौकत से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो सभी हम पंजाबियों ने, जिसमें सिख बंधु भी थे, अब हम तो पंजाबी कहेंगे, हिंदू सिख का तो जो है वो एक भाई भाई का रिश्ता है। नौ मास हम कहते हैं पंजाबी में, नाखून और जो फ्लैश है मांस का रिश्ता है। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री जी तो जितना स्नेह करते हैं पंजाबियों से, और एक ही प्रधानमंत्री हैं जिनकी पंजाब को इतनी बहुत देन है। तो इससे ही आप ये सोच सकेंगे कि पंजाब के लिए तो प्रधानमंत्री, जब भी कोई गुरपुरब हो या कोई कार्यक्रम हो, तो प्रधानमंत्री सबसे प्रथम गुरुद्वारा में जाके माथा टेकते हैं। आपने इतने काम गिनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो 2014 के बाद उन्होंने सिख समुदाय के लिए किए, निश्चित तौर पर ये बड़े काम रहे। लेकिन श्वेत जी, फिर भी क्या कारण रहा कि पंजाब में खास तौर पर सिख मतदाताओं में वो विश्वास नहीं जम पाया बीजेपी का? क्यों, क्या कारण लगता है इसके पीछे? क्या आपको लगता है कि क्यों ये ऐसा नहीं हो पाया कि वो पूरी तरीके से जैसा बाकी जगह सफलता मिली वैसी पंजाब में नहीं मिल पाई? नहीं, मैं आपको थोड़ा इतिहास बताऊंगा जी कि पंजाब में हम अलायंस धार्मिक सद्भाव के लिए, मैंने पहले ही कहा कि भाजपा जो है वो चुनाव की राजनीति नहीं करती, वो मानवता की सेवा करती है। इसीलिए हमने धार्मिक सद्भाव के, पंजाब में धार्मिक सद्भाव रहे, हम अलायंस में रहे श्रोमणी अकाली दल से। बड़े छोटे से शेयर के ऊपर हम कंटेस्ट करते थे, 23 विधानसभा और 3 लोकसभा के। तो उसके बाद वो अलायंस खत्म हुआ, वो भी हमने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी का बहुत आदर करते थे, पर वो अकाली दल की तरफ से खत्म किया गया। तो हमने फिर शून्य से अपना काम शुरू किया। पहली बार हम 2022 में चुनाव कंटेस्ट किया हमने, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, कमल के फूल पे। तो अकेले लड़ने का इतिहास 2022 से 4 वर्ष पुराना ही है। तो अब मैं आपको उपलब्धि बताऊंगा कि 2022 में हमने पहली बार 117 विधानसभा पे चुनाव लड़ा, और 2024 में आप देखिए कि हमारा वोट शेयर 8% से 19% वोट शेयर बढ़ गया। हम पहले 23 सीटों में कंटेस्ट करते थे जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने 25 विधानसभा सीटों में जीत प्राप्त की है, विधानसभा सीटों में, उस लोकसभा में कमल के फूल पे जी। और 9 विधानसभा में हम दूसरे नंबर पे बहुत मार्जिनल आए हैं, और लगभग 60% सीट्स है जहां हमने लगभग 20,000 के करीब वोट प्राप्त किए। तो ये राइज वैसे ही हो रही जैसे 2 लोकसभा की सीट से हम 303 पे आए थे, वैसे ही पंजाब का ग्राफ ऊपर जा रहा है। बहुत बहुत संख्या में सिख बंधु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सिख बंधु आए हैं, उनका नेतृत्व भी आया है, कार्यकर्ता भी आए हैं, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रवादी सोच को देखकर। अब तो परिवार बहुत बड़ा हो गया जी, तो मैं तो इसको पॉजिटिव दूंगा आपके क्वेश्चन को। लेकिन इसमें एक और चीज जो घेरी आती है पंजाब में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो अक्सर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ भेदभाव करती है। क्या कोई विशेष पैकेज या चुनाव से पहले कुछ ऐसी घोषणाएं पंजाब के लिए भी हो सकती हैं, जैसा तो बिहार के लिए या फिर बंगाल के समय की गई थी? मैंने पहले ही आपको कहा यादव जी कि
भाजपा चुनाव की राजनीति नहीं करती। अब मुझे ये बताइए जी 70 वर्ष तक ये जो सेकुलरवाद के नारे लगाते हैं, झूठे सेकुलरवाद के, पंजाब में एक भी आईआईटी नहीं था। आईआईटी कौन लेके आया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो लेके आई भाजपा। पहली बार पंजाब में 2014 के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कौन लेके आया? भाजपा। पहली बार पंजाब में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कौन लेके आया? भाजपा। पहली बार पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन लेके आए? भाजपा। पंजाब में जो केंद्र की जन सुधार योजनाएं हैं, आप चाहे कोई भी योजना का नाम ले लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना, तो पंजाब में भी घर घर तक हमने मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाए। पंजाब के घर घर तक आज सड़क निर्माण हुआ। मैक्सिमम जो हाईवेज, एलिवेटेड रोड्स या सड़क निर्माण है, आप पंजाब में देखिए कितना अच्छा प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पंजाब में वो सड़क निर्माण हुआ। अब पंजाब के विकास, रेलवे ले लीजिए, आज वंदे भारत ट्रेन पंजाब में चल रही हैं। अब पंजाब के रेलवे स्टेशन जो है उनका आधुनिकीकरण हुआ, वो आप सामने देखिए। तो ये तो एक, मैं कह सकता हूँ, झूठा प्रचार हमारे विरोधी करते हैं कि कारण ये है कि वो कुछ खुद नहीं कर पाए, तो अब भाजपा कर रही है। भाजपा के लिए कोई, जब चुनाव तक राजनीति है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अब भी स्वप्न लिया, जो संकल्प किया कि, पर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव के लिए 5 वर्ष की राजनीति नहीं करते हैं, वो आने वाले 20 वर्ष के लिए देखते हैं कि राष्ट्र, पंजाब और सारे देश को कैसा होना चाहिए। तभी उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे 15 अगस्त 2047 को, तो देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, देश जो है विकसित होना चाहिए, देश परम वैभव पे जाना चाहिए, देश जो है वो विश्व शक्ति बनना चाहिए, देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहिए, देश की सेना सबसे सशक्त सेना बननी चाहिए, देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बनना चाहिए, जैसा हमारे देश रहा तो हो रहा है, वो नजर आ रहा है। 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। अब उपलब्धियों की तो सूची में आपको गिनाने जाऊं तो शायद आप घंटों तक हम आपस में बात करते रहेंगे। अब राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो राम मंदिर तो 500 वर्ष की एक लंबित इच्छा थी सबकी, तो रामलला को लेके आए, अदालत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने सारा उसका फॉलोअप किया, तो आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। आप कश्मीर को अखंड भारत का अंग बना दिया, जो पंडित नेहरू जी के एक गलत निर्णय से वहां खून की होली खेली गई। आज कश्मीर अभिन्न 370 हटी, 35 से हटी, आज वहां वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई। आतंकवाद अपनी आखिरी सांसों पे है और नक्सलवाद मृत कर दिया। तो ये किसने किया? ये भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा ने किया। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 70 वर्ष का कुशासन, तो कहाँ ये 12 वर्ष का सुशासन। थोड़ी सी बात पंजाब की वर्तमान सरकार की करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के करीब 4 साल पूरे हो गए हैं और अब ये चुनावी साल है। चुनाव की तैयारियों में आप भी जुटे हैं, आम आदमी पार्टी भी जुटी है, कांग्रेस भी जुटी है। मां भगवंत मान सरकार का कहना है कि 4 सालों में ही उन्होंने लगभग अपने जो वायदे किए थे जनता से वो पूरे कर दिए हैं। अब जो महिलाओं को पैसे देने की बात की गई थी वो भी अब शुरू हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, भाजपा को क्या लगता है कि मान सरकार ने जो कहा था वो उसमें उसे पूरा करने में किस हद तक कामयाब रहे, और 10 में से अगर नंबर देने हो तो कितने देंगे? मैं तो 0 भी नहीं देना चाहता। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो कुछ नेगेटिव पैरामीटर है तो मैं तो वो दूंगा। तो दिल्ली में भी झूठे वायदे किए, तो दिल्ली से तो आज दिल्ली में हम बैठे हैं, उनको विदा कर दिया गया, तो अब वो पंजाब में है। तो 4 वर्ष में केवल जिसको कह सकते हैं झूठ की राजनीति। आज पंजाब जो हमारा एक हंसता नाचता एक सर्वोच्च जो कह सकते हैं प्रदेश था, उसको आज इन्होंने पूरी तरह से निम्न स्तर पे ले आए।
आज आप देखिए कि आज पंजाब में माफिया के आगे भगवंत मान जी की सरकार जो है उन्होंने माथा टेक दिया है। आज पंजाब में जो नशा माफिया है, घर घर तक नशे की पाइपलाइन, ये तो शब्द ही पहली बार सुना, पानी की पाइपलाइन सुना था, गैस की पाइपलाइन सुना था, अब बात यह की जाती है नशे की पाइपलाइन। घर घर तक नशा कैसे पहुंच रहा है? भगवंत मान जी क्या कर रहे हैं? आज जो भूमि माफिया है उसके आगे क्यों समर्पित हो गए? गैंगस्टर जो है उनके आगे माथा को टेक दिया है। आतंकवादी जो है, बम विस्फोट हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, क्यों माथा आपने टेक दिया? नशा माफिया, रेत माफिया, जितने गुंडा तत्व है वो आज निर्भीक होकर पंजाब। मैं तो आपसे एक प्रश्न करूंगा यादव जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां पे माफिया राज हुआ करता था जब मुलायम सिंह जी या बहन मायावती जी थी। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आए तो इतने भयभीत हो गए अपराधी कि यहाँ तो वो भूमि के नीचे चले गए पाताल में, तो यहाँ वो ऊपर चले गए या भाग गए। तो वही संवैधानिक पावर भगवंत मान जी के पास है, तो ये कहाँ सोए हुए हैं? बर्बाद कर दिया पंजाब को। आज 4 लाख करोड़ का इन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा ले लिया। आप जान के ये तथ्य देखिए कि बच्चा जब घर में होता है तो खुशी मना के हम शगुन डालते हैं। इन्होंने पैदा होते ही बच्चा 1.25 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होता है। इन्होंने बहनों से ये वादा किया था कि तुरंत चुनाव के बाद आपके महिलाओं से, जब आपने प्रश्न किया 1000 रुपया डालेंगे, ये तो अपराधी है। आपने 4 वर्ष किए तो 4 वर्ष तो हुए, 48 महीने तो अब 50 महीने हो गए। 50,000 रुपए का कर्जा इन पे हो चुका है। अब वो 50,000 को 1.5 करोड़ महिलाएं उसे मल्टीप्लाई करे तो ये तो चुनाव के 4 महीने पहले शुरू किया। वो 50,000 जो हर महिला का इन पे बकाया है वो कब देंगे? इन्होंने कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, कोई स्कूल नहीं, शिक्षा प्रणाली ध्वस्त करके रख दी। इन्होंने कहा था हम स्वास्थ्य अस्पताल खोलेंगे, वहां जो आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी की है वो योजना भी इन्होंने वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दी, लोगों के जीवन खतरे में डाल दी। और अब भी जो योजना लेके आए हैं चुनावी, क्योंकि ये वो मेंढक है जो टर टर कर रहे हैं अब चुनावी बरसात मौसम, ये वो मेंढक है। और फिर प्रत्यक्ष को मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं, इनके जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, जो पंजाब के चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, कार्यशाला थी कार्यकर्ताओं, उसमें खुलेआम और सबसे ज्यादा जो था अपमानित होने वाला कि संवैधानिक पद पे बैठे, वहां भगवंत मान जी मुख्यमंत्री भी बैठे थे, संवैधानिक पद पे बैठे इनके जो प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा जी है वो भी बैठे थे। और वो क्या कह रहे हैं? उनको पता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमें वोट सीधे रास्ते से नहीं मिलेंगे, जनता हमसे नाखुश है, जनता लॉ एंड ऑर्डर और हर विषय पे जनता दिन दिन पल पल क्षण क्षण गिन रही है कि कब आपको दिल्ली की तरह यहां से निकाला जाए और देश को आपसे मुक्ति दिलाई जाए। तो वो क्या कह रहे हैं कि चुनाव जीतना है, साम दंड भेद लड़ाई झगड़ा, ऑन रिकॉर्ड है कि वो ये पाठशाला में अपने कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ा रहे हैं कि चाहे बूथ कैप्चरिंग हो, यही है ना साम दंड भेद, और क्या है? आप ये विकास के नाम पे वोट नहीं डाल रहे, योजनाओं के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, अपने कार्यों के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं कि हमने धक्के से जो वो करते हैं सामदंड भेद लड़ाई जाओ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव हो गया। ऐसा तो ममता बहन भी कहते थे, ममता दीदी, तो क्या हुआ? धराशायी हो गई। वैसे भगवंत मान सरकार और ये आम आदमी पार्टी वाले जो है वो भी धराशायी होंगे और 2027 में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी डबल इंजन की। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री काम करेगा और एक बार फिर पंजाब वही पुराना स्वर्णिम भविष्य जो पंजाब का है वो उसकी शुरुआत। आप 2 चीजों की बात आपने की श्वेत जी, बड़ी की, एक तो कानून व्यवस्था, दूसरा नशा। तो आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का ये कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब की हरियाणा से बहुत बेहतर है।
हरियाणा बगल का राज्य है, वहां पर ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है, वहां की बात बीजेपी नहीं करती। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि पंजाब में नशे के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की, बहुत घर दौड़े और गिरफ्तारियां की, जब्ती भी की, और नशा जो है वो पंजाब बॉर्डर पार से आता है। तो उनका ये कहना है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी तो बीएसएफ के पास है, बीएसएफ इस मामले में क्या कर रही है? ऐसा है कि ये एक फेडरल सिस्टम है। हाँ। केंद्र सरकार तो राष्ट्रवाद की सरकार, वही कारण है कि आज 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एनडीए की, उनको सेवा का मौका मिला है। तो बेसिकली जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपको याद दिलाऊं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो कार्य क्षेत्र था वो 15 किलोमीटर तक था। हमारी सरकार ने जब उसको 50 किलोमीटर किया तो उसका मतलब था कि पंजाब की पुलिस बड़ी अच्छी पुलिस है, पर इनके जो इनकी इंटरफेरेंस है आम आदमी पार्टी और जो उन्होंने उनको डिमोरलाइज कर दिया, अपमानित किया पुलिस अधिकारियों को, इनके कार्यकर्ताओं ने उनका मनोबल तोड़ दिया है। तो बीएसएफ को बढ़ाया इसलिए सीमा ताकि पंजाब पुलिस को असिस्ट करे और इसको रोके। इन्होंने उसका विरोध किया कि ये 50 किलोमीटर क्यों किया। जब भी केंद्र कोई पंजाब में सुधार कार्य करता है, ये कहते हैं जी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो उस लेवल के ऊपर सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज ये आपसे प्रश्न करता हूँ एक बात, पंजाब में आज आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, पंजाब में बम फट रहे हैं, आतंकवादी फिर से सिर उठा रहे हैं। एक शब्द आप बता दीजिए कभी केजरीवाल जी ने आतंकवाद के विरुद्ध बोला हो, उनकी इंटरव्यू दिखाइए। कभी वो आतंकवाद के विरुद्ध बोले हो? वो पन्नू है, उनसे खुला आरोप लगाया कि इनका एजेंडा था हमारे साथ। यू रिमेम्बर जो पन्नू है वो सिख फॉर जस्टिस वाले, तो क्यों नहीं उन्होंने उसका विरोध किया? उसने खुला कहा कि हमारे साथ ये चुनावी फंड लेने के समय हुआ था कि आप हमें मदद करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग जो है ये अनार्किस्ट है। द ट्रू वर्ड फॉर दिस आम आदमी पार्टी इज अनार्किस्ट। और केवल अब आम आदमी पार्टी की बात ना कीजिए, कांग्रेस ने क्या किया? अब कांग्रेस के भी तो 5 साल लूटा ही ना उन्होंने भ्रष्टाचार से। पंजाब की दीमक की तरह चाट गए कांग्रेस वाले, तभी तो उनको निम्न स्तर पे ले गए 2022 के चुनाव में पंजाब वाले। तो अब आपने कांग्रेस को भी देख लिया पंजाब में, अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का कुशासन भी देख लिया और अकाली दल का कुशासन भी देख लिया। अब तो वो पंजाब में जो हवा चल रही है वो हर व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के केवल एक देख रहा है कि जिस विषम परिस्थिति में पंजाब जूझ रहा है इस समय, कोई सुरक्षित नहीं है। तो वो सब यही सोच रहे हैं कि केवल पंजाब को कोई बचा सकता है तो वो योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए और भाजपा की सरकार होनी चाहिए। एक चीज ये बताइए श्वेत जी कि पंजाब में ये भी कहा जाता है कि एक बड़ी आबादी पंजाब में, उनके मन में ये धारणा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एंटी पंजाब, एंटी सिख और एंटी किसान है। क्या ये जो धारणा बनी हुई है, आपको लगता है कि इस बार का चुनाव इस धारणा को तोड़ देगा? क्योंकि जो काम आपने गिनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद और जो फैसले भी लिए उन्होंने, तो आपको लगता है कि इन सब ये जो धारणा बनी हुई है 2027 के चुनाव में, ये धारणा टूटती हुई दिखाई देगी? इस धारणा के अपराधी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले। अब किसानों की बात ले लीजिए, आज इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों को हर फसल पे एमएसपी देंगे। आज इन्होंने वादा किया था किसान का कर्जा माफ करेंगे। पड़ोस में हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री, 24 फसलों पे सभी पे वो एमएसपी दे रहे हैं। तो भगवंत मान जी ने क्यों नहीं दी? अब आप जो ये भावना इन्होंने क्रिएट की है, इनके खिलाफ ये भावना बनी है कि किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, व्यापारी और उद्योगपतियों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो वादे किए थे बिजली सस्ती देंगे आपको, तो बिजली तो क्या सस्ती दी, कई बार बिजली के दाम बढ़ गए। टैक्सों के बोझ से व्यापारियों का इन्होंने जीना कर दिया। और आजकल तो फिरौतियों का और रंगदारी का जो दौर चल रहा है कि पता ही नहीं है कि किस टाइम किस व्यापारी को कितना पैसा मांग ले। तो वो कहते हैं कि पंजाब जल रहा है और भगवंत मान जी जो है वो बंसरी बजा रहे हैं। तो उस लेवल पे ये अपराधी है पंजाब के।
जो आरोप लगा रहे हैं ये खुद अपराधी है। इन्होंने पंजाब को बर्बादी के द्वार पे खड़ा कर दिया, जिसको अब भाजपा जो है वो पंजाब को आके संभालेगी और पंजाब का विकास भी होगा, पंजाब में धार्मिक सद्भाव भी होगा। और अपराधी तो आपने देख लिया कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में जो काम वर्षों तक कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया और टीएमसी ने बर्बाद किया, आज दिनों में ही वहां कैसे बदल रहा है पश्चिमी बंगाल, कैसे बदला उत्तर प्रदेश, वैसे ही पंजाब का भविष्य भाजपा के हाथों में वैसा ही बनने वाला। एक बात और बताइए श्वेत जी, पूरा पंजाब जानना चाहता है कि आपने भी कहा कि जब आपने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जो सीटें बताया आपने कि बीजेपी ने कितना अच्छा उस समय प्रदर्शन किया था, तो लोग ये जानना चाहते हैं क्या वो गठबंधन दोबारा हो सकता है। खास तौर पर बीजेपी समर्थक जानना चाहते हैं कि क्या दोबारा हो सकता है, क्योंकि इस बार का जो स्थानीय चुनाव के नतीजे आए उसमें ये कहा गया कि बीजेपी शहरी इलाकों में भी पिछड़ गई, जो उसका गढ़ हुआ करती थी, और शिरोमणि अकाली दल वहां भी उससे आगे निकल गई। ऐसा है जी कि ये चुनाव तो सरकार के संरक्षण में होते हैं और इन चुनावों पे तो आपको पता ही है कि पंजाब में जिसकी सरकार होती है वो कागज हमारे जो अच्छे प्रत्याशी थे उनके खत्म कर दिए, उसके बावजूद भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। ये भ्रामक इनका प्रचार है। भाजपा ने हर क्षेत्र में भाजपा के मेयर बनने जा रहे हैं, तो ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी जड़ें जो है कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की खोखली हो गई है। पर मैं वही आपको बात बता रहा था कि लोकसभा का चुनाव हुआ, केंद्रीय चुनाव कमीशन ने करवाया, तो उसके रिजल्ट्स मैंने शेयर किए। अब उसके बाद कौन सा चुनाव होगा, ट्रांसपेरेंट चुनाव, वो होगा विधानसभा का, तो रिजल्ट देखिएगा। जैसे वहां वोट शेयर 8% से 19% बढ़ा, तो और आम आदमी पार्टी का भी घट गया। आपको मैं बताऊं कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे इनकी 92 सीट्स थी विधानसभा की, 51 पे आ गई। वोट शेयर कम होकर 26% रह गया। ऐसे ही कांग्रेस का वोट शेयर भी लोकसभा में पंजाब में कम होकर 26% रह गया। हम 8% से 19% पे आ गए। अकाली दल 13% पे रह गया। तो इसमें ये बताइए कि क्या ग्रोथ हो रही है और किनका विनाश हो रहा है, ये तो तथ्य बोल रहे हैं। एक अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा सर कि 2027 की तैयारियों में पूरी पार्टी जुटी हुई है। नितिन नवीन भी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जा रहे हैं, 20 तारीख को सुना है पंजाब के दौरे पर। क्या गुरु की नगरी के आप मेयर भी रहे हैं, अमृतसर में मेयर रहे हैं, तो क्या चुनावी अखाड़े में इस बार श्वेत मलिक भी दिखाई देंगे पंजाब में? नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। इस पार्टी में तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है। पार्टी जिस मोर्चे के ऊपर भी ड्यूटी लगाएगी, हम तो समर्पित कार्यकर्ता है। जो हमारे हाई कमांड का निर्देश होगा उसका इन भिन्न हर कार्यकर्ता पालन करता है। श्वेत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और बातचीत की और पूरी गर्मजोशी के साथ आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। ज्यादा